वेलकम टू नितिका की पाठशाला। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था और आपके कमेंट्स में भी मुझे ये देखने को मिला था कि आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो लास्ट टॉपिक है, जो फेमसली हम बाल्कन्स नाम से जानते हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, उसकी इंट्रोडक्शन है। उसका मेन हेडिंग ही यही है। बट अगर ये टॉपिक अगर आप बोर्ड में देखते हैं तो अक्सर बाल्कन्स के नाम से फेमस है। तो चलिए आज मैं ये टॉपिक आपके साथ खत्म करूंगी। 5 मार्क का टॉपिक है, 3 मार्क का टॉपिक है, लॉन्ग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इस चैप्टर के मैंने हमेशा स्टार्टिंग से भी बोला है और हमेशा से मैं आपको बताती आई हूं कि जब भी हिस्ट्री के किसी भी वर्ड के पीछे ISM लगता है तो उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी? वो आइडियोलॉजी जो हम नेशन के लिए करते हैं, नेशन के प्यार के लिए करते हैं, उसके सेक्रीफाइस के लिए करते हैं और नेशन को हमेशा आबाद करने के लिए करते हैं। तो इम्पीरियलिज्म क्या हुआ? इम्पीरियलिज्म मतलब जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए, खासकर रिच कंट्रीज के अंदर, कि हमने छोटी कंट्रीज को कॉन्कर करना है, हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, उनको अपने अंडर करके अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना है, ये होता है इम्पीरियलिज्म। तो इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. कहते एंड में आते आते 19th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट क्वार्टर में हमें नेशनलिज्म यूरोप में देखने ही कोई नहीं मिला। नेशनलिज्म अपनी आइडेंटिटी भूलता जा रहा था, वो आइडेंटिटी जिसको हम लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स के नाम से जानते थे। लिबरल मतलब फ्रीडम, डेमोक्रेटिक आपको बहुत अच्छे से पता है, फ्रीडम डेमोक्रेटिक कंट्री, उनके सेंटिमेंट्स, उनकी फीलिंग्स के नाम से जानते थे। अब वो कहीं बदल के एक लालच में बदल गई थी, नैरो क्रीड में बदल गई थी, जिनके लिमिटेड एंड्स थे। The major European power, in turn, manipulated the national aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialist aims. जो मेजर यूरोपियन पावर्स बनकर आई, वो कहीं ना कहीं लोगों के अपने सब्जेक्ट लोगों के मतलब हम सिटीजन्स नहीं उनको कह रहे, क्योंकि अभी तक ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं हुए थे। वो यूरोपियन पावर्स उन लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ उनको मैनिपुलेट कर रही थी, उनको धोखा दे रही थी। जिस वजह से, किस वजह से धोखा दे रही होगी? अपनी आर्मी को एक्सटेंड करने के लिए लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा था, सिर्फ अपने एम्स को पूरा करने के लिए। और यूरोपियन पावर्स का एम क्या है इस टाइम? इम्पीरियलिज्म, दूसरों को कॉन्कर करके अपनी टेरिटरी को बढ़ाना। दूसरे कौन हो रहे हैं यहाँ पे? जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको अपने अंडर करना। तो हुआ क्या? ऐसा कौन सी लड़ाई होने वाली है या ऐसा कौन से एरियाज को वो कॉन्कर करने वाले थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। Most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. सबसे ज्यादा इस नेशनलिस्ट टेंशन सबसे ज्यादा यूरोप में कहाँ सीरियस सिचुएशन हो रही थी? 1871 के बाद जिस एरिया को हम फेमसली बोलते हैं बाल्कन्स एरिया। The Balkan was a region of geographical and ethnic variation. एक बाल्कन एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स दिखेंगे। जोग्राफिकली फीचर्स मतलब कोई प्लेन्स में होगा, कोई प्लेट्यूज में होगा, कोई माउंटेन्स में होगा। एथनिक वेरिएशन, सबके अपने डिफरेंट कल्चर्स होंगे, जो आज के जमाने के रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। मैंने सिंपली आपके लिए लिए हैं जो आपको लर्न हो सके। whose inhabitants were broadly known as slaves. एक बाल्कन एक ऐसा एरिया है जो डिफरेंट जोग्राफिकली और एथनिक वेरिएशन से बना हुआ था। आज के जमाने का जो रोम, बल्गेरिया, ग्रीस इतना फेमस माना जाता है, ये कभी ना कभी बाल्कन्स रीजन का पार्ट हुआ करता था। और वहां के लोगों को, वहां के रहने वाले लोगों को स्लैब्स नाम से जाना जाता था। स्लैब मतलब सेवक, स्लेव्स के नाम से। A large part of Balkan was under the control of Ottoman Empire. बाल्कन का सबसे बड़ा पार्ट किसके अंडर था? ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर एक बेटा मुस्लिम एम्पायर है। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स, बाल्कन में जिस टाइम ये ओटोमन एम्पायर अंडर था,
कहते एक टाइम आया था, अपने चैप्टर के बीच में भी पढ़ा है, लोगों के अंदर रोमांटिक इमेजिनेशंस डेवलप हो रही थी। रोमांटिक इमेजिनेशंस किसकी तरफ? अपने नेशन की तरफ, अपने कंट्री की तरफ। एक तरफ तो नेशनलिस्ट, ये रोमांटिक नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, साथ ही साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। अब आपके अंदर अगर अपने देश के लिए प्यार होगा तो कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आप ओटोमन एम्पायर से डिसइंटीग्रेट भी करोगे, अलग होने की कोशिश करोगे। मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। एक तरफ अपने नेशन के लिए प्यार और एक तरफ ओटोमन एम्पायर से अलग होने में इस नेशन में हड़चक मर जाएगी, इस नेशन में एक्सप्लोजन होना शुरू होगा, इस नेशन में आप कॉन्फ्लिक्ट, वॉर्स देखने को मिलेंगे आपको। द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ। ओटोमन एम्पायर से जब एक एक करके लोग अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उसने अपने आप को और स्ट्रेंथ करने की शुरू कोशिश की, अपने आप को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। कैसे? थ्रू मॉडर्नाइजेशन, अपने एम्पायर को थोड़ा मॉडर्न करने की कोशिश की। इंटरनल रिफॉर्म, अपने कंट्री के अंदर, अपने एम्पायर के अंदर थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश की, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। अब ये मॉडर्नाइजेशन और जो रिफॉर्म्स वो ला रहा था, इसको ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। One by one, its European subject nationalist broke away from its control and declared independence. एक एक करके ये जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, स्टेट्स थी, नेशंस थी, पावर्स थी, जो कोई ना कोई ओटोमन एम्पायर के अंडर था, एक एक करते ओटोमन एम्पायर से अलग हुआ और इंडिपेंडेंट हो गया। As the different Slavic nationalists struggle to define their identity, जैसे जैसे ये जितने भी स्लेव्स जो मैंने आपको ऊपर कहा है, इनको अपनी आइडेंटिटी पता लगनी शुरू हुई, इंडिपेंडेंस लेनी शुरू की, द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ ये लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बट जैसे इंडिपेंडेंट और अपनी आइडेंटिटी को पहचान रहे हैं, बाल्कन एरिया लड़ाई की जगह बनती जा रही है। अब आप सोचेंगे इंडिपेंडेंट होने के बाद लड़ाई क्यों हो रही है? द बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर। जैसे ही वो ऑटोनोमस एम्पायर से अलग होते गए, वो एक दूसरे से जेलसी करने लग गए। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। और एक दूसरे को क्या फील होनी शुरू हो गई कि मुझे दूसरे की टेरिटरी को हड़पना है, दूसरे की टेरिटरी को लेना है, बस अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना है। मतलब अभी देखो, आप अभी किसी के अंडर से आए हो और एकदम से आपके अंदर इतनी इक्विस्टिक आ गई, इनते इतना इंपीरियलिज्म आ गया कि मुझे उस कंट्री को, मुझे उस स्टेट को अपने अंडर करना है और अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना है। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies. ये वही समय है जब ये सारी यूरोपियन पावर्स जो थी वो आपस में दुश्मनी निभा रही थी, ट्रेड को लेके, कॉलोनीज की, इस कंट्री को मैं अपने अंडर कर लूं, ये ट्रेड मेरे हाथ में आ जाए। अभी तो इसी पॉइंट पे लड़ाई हो रही है और अब बाल्कन्स भी बनने वाला है। ईच पावर, चाहे वो रशिया था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रो हंगरिया था, was keen on countering the hold of other power over the Balkans. ये सब यूरोपियन पावर्स कोशिश कर रही थी कि बाल्कन की ये स्टेट मेरे अंडर आ जाए, ये पार्ट मेरे अंडर आ जाए, एंड एक्सटेंडेड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और मेरा ही पूरा कंट्रोल बाल्कन के एरिया पर आ जाए। अब इतनी लड़ाई होंगी और इतनी बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ेंगी तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा धमाका होगा। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स, बहुत लड़ाइयां हुई आपस में इन द रीजन, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इतनी लड़ाइयों से किस चीज की शुरुआत हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। आपको पता है 4 साल तक ये वॉर चली थी, और आज आपको जाके पता लगा, इतनी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, बट आज आपको पता लगा कि इसके पीछे रीजन क्या था। इसके पीछे रीजन था बाल्कन एरिया। बाल्कन एरिया के रिसोर्सेज को, स्टेट को अंडर करने के लिए ये सब यूरोपियन पावर्स लड़ पड़ी। Many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperialism domination. No doubt एक बहुत बड़ा डिजास्टर 1914 में आ गया, बट ऐसी भी कहीं वर्ल्ड में कंट्रीज थी जो यूरोपियन पावर्स के अंडर थी और वो इस इंपीरियलिज्म डोमिनेशन के अगेंस्ट थी। मतलब पुअर कंट्रीज को अपने अंडर करना, इस चीज के वो खिलाफ थी। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स, एंटी होता है अगेंस्ट, इंपीरियल जो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि वो कॉन्कर कर रहे थे, उसके अगेंस्ट कई मूवमेंट स्टार्ट हुई,
पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुई, वे आर नेशनलिस्ट इन सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड वर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। ये जितने भी नेशनलिस्ट थे जो एंटी इंपीरियल के अगेंस्ट थे, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम लोग स्ट्रगल करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, और वो इंडिपेंडेंस कैसे आएगी, जब हम एक यूनिटी में एक साथ खड़े होंगे। The idea that society should be organized into nation state came to be accepted as natural and universal. And the end उन्होंने सोचा कि किसी के अंडर रहना बेटर नहीं है। सोसाइटीज का मेन आइडिया था कि हम लोगों को नेशन स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, वो नेशन स्टेट जो एक नेचुरल फिनोमिना है, जो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। नेशन स्टेट्स क्या होता है, जहां पर एक जैसे लोग जिनका सेम कल्चर सेम बिलीफ हो और एक कंट्री में आपस में मिलकर रहे, वो होते हैं नेशन स्टेट। वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहते थे, वो अपना नेशन खुद डेवलप करना चाहते थे अपने लोगों के साथ। तो ये बेटा मैंने आज बाल्कन्स डन किया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ऐड ऑन किए। अगर आप यही पॉइंट्स लिखते हैं, मुझे नहीं लगता बोर्ड में कोई भी आपको, अगर 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो कोई भी आपके नंबर काटेगा। इसी में मैंने आपके जो भी लाइंस ऐड की थी, 1 मार्कर भी अक्सर इन्हीं से बनकर आते हैं। तो आज मैंने आपका 1 2 3 5, चाहे ये 2 मार्क्स में आए, 3 में आए, 5 में आए, आपको मैं हमेशा से समझाती हूँ कि मैं हमेशा अपनी जो पीपीटीज हैं वो 5 मार्कर्स के लिए ही रेडी करती हूँ, क्योंकि आपको बड़े आंसर्स बनाने में मुश्किल आती है। अब ये आपकी मार्किंग स्कीम बोर्ड में कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप कट शॉर्ट कर सकते हो। देखिए 2 मार्कर का तो ये नहीं बन रहा, अक्सर मैंने इसको 3 और 5 में देखा है, तो उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और लास्ट में मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं अपने फ्रेंड से, मैं देख रही हूँ, और मेरी वीडियोस को लगातार शेयर हो रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ, मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक करिए, बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड से, पता नहीं कहाँ कहाँ आपके इतने दूर दूर तक फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बेटा।